नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जनार्दन कुमार। आप देख रहे हैं जेके स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्लास 12th ज्योग्राफी सेट 2 का ग्रुप बी एंड ग्रुप सी और डी का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिकार और संग्रह क्रिया है। तो शिकार और संग्रह क्रिया प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बस्तियाँ सड़क, नदी, नहर के किनारे विकसित होती है। तो इसमें खाली जगह में भरा जाएगा रेखीय बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अनवीनीकरण ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। अनवीनीकरण ऊर्जा का कोयला सूत्र का उदाहरण है। कोयला अनवीनीकरण ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली जगह में कोयला। 24 नंबर, मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? मानव भूगोल की उपज है, एलन चर्चिस सैंपल ने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलन चर्चिस सैंपल। 25 नंबर देखते हैं, भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। खाली जगह में झूम कृषि भरा जाएगा। स्थानांतरित कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बेसमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? बेसमैन जनजातीय समूह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। बेसमैन जनजाति के समूह अफ्रीका में पाए जाते हैं। उत्तम किस्म का कच्चा कोयला है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट उत्तम किस्म का कच्चा कोयला है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और एक बार दोहराते हैं आंसर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है नगरीय अधिवास का क्या अर्थ है? नगरीय अधिवास यह मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें शहरों एवं नगरों उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नगरीय अधिवास लोग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में कार्य करते हैं। और एक बार आंसर दोहराते हैं, नगरीय अधिवास यह मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें शहरों एवं नगरों उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। नगरीय अधिवास के लोग द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग या उत्पादन जिसका सेवा सृजन अपने घरों में ही अपने हाथों से ही अपने किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए टोकरी बनाना आदि। कुटीर उद्योग क्या है और एक बार बता देते हैं, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घरों में ही अपने हाथों से ही किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए टोकरी बनाना। सिंचाई का कोई दो फायदा बताएं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, सिंचाई का कोई दो फायदा बताएं। सिंचाई का पहला फायदा हो जाएगा फसल में वृद्धि, दूसरा हो जाएगा बंजर एवं परती भूमि में खेती कर सकते हैं अगर सिंचाई से। पहला फायदा हो जाएगा सिंचाई से फसल के उत्पादन में वृद्धि और दूसरा हो जाएगा बंजर एवं परती भूमि में भी खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दो नवीनीकरण संसाधन के नाम बताएं। तो कोई दो नवीनीकरण संसाधन का नाम कोयला एवं पेट्रोलियम है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि और कोई दो नवीनीकरण के संसाधनों के नाम लिखा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं इस तरह के कि ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो या उसे प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाए, उसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं।
कोयला और पेट्रोलियम अनवीनीकरण संसाधन के 2 उदाहरण हैं। इस तरह से अगर आंसर आप लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं घटेगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला के 4 प्रमुख प्रकारों के नाम बताएं। तो इसका सीधा सीधा नाम बता देना है कोयला के चारों प्रकारों का। तो देखते हैं क्या क्या है। 1 नंबर है एंथ्रोसाइट, 2 नंबर बिटुमिनियस, 3 नंबर लिग्नाइट, 4 नंबर पीट। कोयला के 4 प्रकारों का नाम, 1 नंबर एंथ्रासाइट, 2 नंबर बिटुमिनस, 3 नंबर लिग्नाइट, 4 नंबर पीट। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। मानव क्रियाकलाप, मानव अपने दिनचर्या के जीवन में जीवन यापन के लिए जितने भी कार्य करते हैं उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन आदि। मानव क्रियाकलाप, मानव अपने दिनचर्या के जीवन में जीवन यापन करने के लिए जितने भी कार्य करते हैं उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, मजदूरी आदि। या इस तरह से भी इसका आंसर हो सकता है दूसरा प्रकार का, कि मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करते हैं उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। इसका मानव क्रियाकलाप का उदाहरण कृषि, पशुपालन, मजदूरी आदि। आपको जो वाला अच्छा लगे वो वाला आप दे सकते हैं। तो अगला है ग्रुप डी क्वेश्चन, जो कि है डेयरी कृषि के कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करिए। तो डेयरी कृषि का पहला विशेषता, डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा नंबर, पशुओं को की देख रेख की पूरी साल भर करनी पड़ती है। डेयरी कृषि में जो पशु पाले जाते हैं उस पशु का पूरा साल भर देखभाल करनी पड़ती है। 4 नंबर, पशुओं को चराने एवं दूध निकालने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जो हम दुधारू पशुओं को पालेंगे उसका जो दूध निकालने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, डेयरी कृषि मुख्य रूप से नगरों में केंद्रित होते हैं। क्योंकि नगरों में इसलिए केंद्रित होते हैं क्योंकि वहाँ पर दूध का आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुख्य रूप से नगरों में केंद्रित होते हैं ताकि उसे खरीदने वाला वहाँ आदमी मिल सके। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारकों की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं जो निम्न है। एक है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में दिया जाता है, उसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तन का मुख्य कारक है किसी क्षेत्र के लोग किसी कारणवश, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, संसाधनों की कमी के लिए कोई 3 उत्तरदायी कारकों को बताएं। जल संसाधनों की कमी के लिए कोई 3 उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। जल संसाधनों की कमी के उत्तरदायी कारण निम्न प्रकार है। 1 नंबर, बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की कमी हुई है क्योंकि जल सीमित मात्रा में है और जनसंख्या की वृद्धि ने जल का उपयोग को बढ़ा दी है, जिससे जल की कमी हुई है। अगला पॉइंट है जल प्रदूषण। पृथ्वी के 71% भाग में जल है, जिसमें 97% जल समुद्री है, 2% हिम है, हिम शिखर, और 1% पीने लायक पानी है। और अगर इसे भी हम प्रदूषित कर दें तो हमारे पास पीने के लिए क्या बचेगा, जिससे जल की कमी हुई है। अनियमित वर्षा, अगला पॉइंट हो जाएगा अनियमित वर्षा। वर्षा भी जल की कमी का मुख्य कारण है। अगला पॉइंट है पेड़ों की कटाई। भारत में पेड़ों की कटाई से भी पेड़ों के कटने के कारण भी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, इससे अनियमित वर्षा होती है। इस कारण से
जल प्रदूषण, वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं, इस विधि से प्रदूषण से होने से बचा सकते हैं। वर्षा जल संग्रह, 38 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। वर्षा जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण क्या है? भारत में जल प्रदूषण के कोई भी 2 स्रोतों का नाम लिखें या उल्लेख करें। तो लिखा है, क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जल की गुणवत्ता में होने वाली कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। जल में अगर गुणवत्ता की कमी हो जाती है, उसी को हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण घरों और उद्योगों से निकलने वाले कचरे हैं, जिससे कि सीधा नदी नालों में बहा दिया जाता है। इससे जल के बड़े स्रोत प्रदूषित होते हैं। अगला पॉइंट, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे कि पानी में शव बहाना, अस्थियां बहाना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना का रीति रिवाज, मूर्ति विसर्जन करना आदि के कारण भी जल प्रदूषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संरक्षण की विधियां बताएं। जल की कमी हमारे लिए एक विकट समस्या है। भारत के बहुत हिस्से में जल की समस्या रही है। ऐसे में वर्षा जल का संग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्षा जल संग्रह की निम्न विधियां है। छत वर्षा जल संग्रह, वर्षा जल को छत के माध्यम से पाइप द्वारा होज या टैंक में जमा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, खादिन जल संग्रह। खादिन जल संग्रह एक विधि है जिससे गड्ढा खोदकर या दीवार देकर जल जमा किया जाता है। जल रिसाव भूमि स्तर बना रहे, इसलिए भूमिगत टैंक, कुछ क्षेत्रों में भूमिगत टैंकों का निर्माण में जल को जमा करने की व्यवस्था है, जिस जल का प्रयोग बाद में किया जा सकता है। भूमिगत टैंक, कुछ क्षेत्रों में ऐसा भूमिगत टैंक का निर्माण किया जाता है जिस जल का प्रयोग बाद में किया जा सकता है। इस प्रकार से हम वर्षा जल को संरक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत खनिजों की व्याख्या का वितरण करें। तो इसका हम केवल डिफिनेशन बता देते हैं, अगला पॉइंट बाय पॉइंट कर लीजिएगा। भारत में खनिजों का वितरण का व्याख्या करें तो यहाँ भारत खनिजों से संपन्न देश है। यहाँ 100 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। खनिजों का वितरण भी एक समान नहीं है। भारत का अधिकांश खनिज छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। भारत का अधिकांश खनिज छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। भारत के प्रमुख खनिज और उनका प्रकार का वितरण इस प्रकार है, जैसे कि कोयला, पहला नंबर में कोयला सर्वाधिक झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पेट्रोलियम भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कि कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। इसको विद्यार्थी स्वयं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।